जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। आप सब लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ाते हैं भाग दो। भाग एक आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो भाग दो में हम चलते हैं। उससे पहले हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाए हैं कि क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बाकी आप लोग भाग दो में अपना टॉपिक देखिएगा। भाग दो। ठीक है, आज चलते हैं हम लोग दूरी पे। किस पे? दूरी में, यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है यानी दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, दूरी एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई। एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। आशा होगा कि ये समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं हम विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? विस्थापन की, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अगर हम। तो विस्थापन जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ दूरी कह रहा है एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी आप जो है एक समय में, यानी एक सेकंड में आप जितनी दूरी चलते हैं या एक मिनट में आप जितनी दूरी चलते हैं, वहाँ से लेकर के आपकी जो लंबाई होगी, ठीक है, वो आपकी दूरी कहलाएगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप मान लेते हैं अपने घर से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं भैया? अपने घर से चलते हैं। जब अपने घर से आप चलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर के लिए आप मार्केट जाते हैं। कहाँ जाते हैं भैया? मार्केट जाते हैं, यानी बाज़ार जाते हैं। ठीक, जब आप बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया और जहाँ पे आप जा कर के रुके हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, यही क्या कहलाएगी? यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसी की पूरी लंबाई को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी लंबाई होगी, इसी को क्या कहते हैं? दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, यहाँ कह रहा विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर अपने घर से जाना हुआ, स्कूल अगर जाना हुआ, तो आप अपने स्कूल मान लेते हैं कि आप अपने स्कूल सीधा ना जा करके आप तिरछा घूम के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घूम के आप जाते हैं। जैसे आपकी ये सीधा है तो आप सीधा नहीं जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? घूम के मान ले जाते हैं, यानी कि खेत खलिहान में से होकर अगर आप जाते हैं तो ये पूरी क्या हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी कह रहा है इसमें प्रारंभिक बिंदु आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, उसी के दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। फिर अगर हम बात करें, यहाँ दूरी और विस्थापन में अंतर आता है भैया। दूरी और विस्थापन में अंतर आता है। ठीक, तो इसको मिटा सकते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर आता है। अगर हम बात करें दूरी की, किसकी बात करें? दूरी और विस्थापन में अंतर आता है। दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन। ठीक, अब दूरी और विस्थापन में भैया अंतर है। ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है भैया, ये पूछा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें आता है कि आप इन दोनों की परिभाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे भैया? परिभाषा लिखेंगे।
इसकी परिभाषा और इसकी भी परिभाषा आप लिखेंगे। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर अगर हम बात करें, दूसरे अंतर की अगर हम बात करते हैं तो दूरी जो होता है वह कौन सी राशि है? दूरी एक अदिश राशि होती है। कैसी है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। क्या है भैया? अदिश राशि है। और विस्थापन जो है तुम्हारा ये सदिश राशि है। क्या भैया? सदिश राशि है। ठीक, सदिश है। अगर हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, किस एग्जाम्पल की? तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो दूरी जो होता है, दूरी कभी शून्य नहीं होती है। दूरी शून्य नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन की तो विस्थापन जो होता है भैया ये शून्य हो सकती है। विस्थापन क्या होती है? शून्य हो सकती है। 3 एग्जाम्पल आपको आ गया होगा भैया, 3 अंतर आ गया होगा। तो यही 3 आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम इसे मिटा दें। अब भैया दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। फिर आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं यहाँ पे कि त्वरण किसे कहते हैं? क्या भैया? त्वरण क्या कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण यानी कि त्वरण की अगर हम बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को किसे प्रदर्शित करते हैं भैया? ए से प्रदर्शित करते हैं। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ कह रहा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी यहाँ जो दर दिया हो, परिवर्तन दिया, मतलब यहाँ समय की बात हो रही है भैया। किसकी बात हो रही है? समय की बात हो रही है। तो त्वरण की परिभाषा तो आपको पता चल गया होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण की जो बात है, कह रहा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो आप वहीं पे लिखेंगे यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, लिखेंगे यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो? प्रारंभिक वेग जो होती है वो हमेशा आपकी जो मानी जाती है, अगर प्रारंभिक वेग की बात करें हम तो वो आपकी u मानी जाती है। क्या मानी जाती है भैया? u मानी जाती है। v नहीं है भैया, ये u लिखा है। प्रारंभिक वेग u हो तो t समय बाद, t समय बाद, t समय बाद, t समय बाद बढ़कर, t समय बाद बढ़कर v हो जाती है। v हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? v हो जाती है। तो v हो जाती है तो त्वरण बराबर होगा, तो त्वरण बराबर, यानी ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर होगा वेग परिवर्तन कहा है तो वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस यू बटे टी, इसे कहते हैं भैया वेग परिवर्तन। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। ये आपका सूत्र हो गया त्वरण का।
क्या होगा भैया, त्वरण का ये सूत्र हो गया। आशा होगा कि आपको ये समझ में आया होगा त्वरण। फिर अगर हम बात करें यहाँ त्वरण की, आप यहाँ से भी परिभाषा बता सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं वेग परिवर्तन और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं, ये भी हो गया। फिर अगर हम बात करें इसके मात्रक की, किसकी बात करें भैया, मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की मात्रक जो होती है, क्या होती है भैया, मात्रक जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको भी आप याद रखिएगा भैया, ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक, आप कहने का मतलब ये है कि आपको जो पढ़ाया जाए उसको याद रखिएगा। कुछ इसमें ज़्यादातर आपको इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो बात को हमेशा याद रखिएगा। अब मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से, तो कर देना यम बटे यस सेकंड हो गया, स्क्वायर कर देना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं उस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक भैया, आशा होगा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा त्वरण। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं वेग। वेग हम चलते हैं यानी कि वेलोसिटी चलते हैं। क्या चलते हैं भैया, वेलोसिटी। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम वेलोसिटी पे चलते हैं, यानी कि वेग। वेलोसिटी जो होता है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं एक बार। एक सेकंड में वस्तु द्वारा, एक सेकंड में वस्तु द्वारा हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एक सेकंड में वस्तु द्वारा हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम बात करें इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं भैया। वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। अपने दिलों और दिमाग में इसको घुसा लेना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एक सेकंड में वस्तु द्वारा विस्थापित को वेग कहते हैं। बात को समझिएगा यहाँ ध्यान से। कह रहा है एक सेकंड में वस्तु द्वारा हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा इन सबको, क्योंकि ये भैया पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा, फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो पढ़ें, ज़्यादा सही है। एग्ज़ाम में वही लोग क्लियर कर पाते हैं जो जानते हैं कि कितना पूछा जाएगा और कितना हम पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके अदरवाइज पढ़ते हैं, फालतू का पढ़ते हैं, तो वही लोग एग्ज़ाम में उतना अच्छे से नंबर नहीं ले आ पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोग वही उतना पढ़िएगा जितनी आपकी आवश्यकता होगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ वेग की, तो वेग अगर हम जानना चाहेंगे, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। वेग बराबर होता है, इसको मिटा सकते हैं, एक बार मिटा दें इसको, त्वरण वाले को। अगर हम त्वरण वालों को मिटाते हैं, ठीक, फिर हम चलते हैं यहाँ, इन सबको भी मिटा दे रहे हैं, जो हो गया है। फिर बात हम करते हैं वेग की, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक जो होता है, क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, जितने भी आपको बताए जाएंगे, जितने भी आपको क्या नाम बताए जाएंगे, इसका सूत्र बताया जाएगा भैया, उस सूत्र को आप याद रखिएगा। सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि तभी न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आएगा। अगर आप नहीं याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। और आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ में आता है कमेंट करके तुरंत बताएं। ठीक है, आपका हर कमेंट
बार बार देखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी बार कमेंट करेंगे उतनी बार आपको रिप्लाई मिलती रहेगी। ठीक भैया, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है उसको कमेंट करके तुरंत पूछें, आपको फिर से दोबारा बताई जाएगी। ठीक, बाकी कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके सहयोग देना स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे प्यार बनाए रहिए ताकि धीरे धीरे हम भी कुछ लोगों की तरह सक्सेस हो सकें, और आप लोगों की देन से ही हम सक्सेस होंगे। ठीक भैया, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसकी मात्रक की, तो इसकी मात्रक जो होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है भैया? मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है भैया? मीटर प्रति सेकंड होती है। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। आशा होगा कि ये भी समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं चाल पे, यानी स्पीड पे चलते हैं। किस पे भैया? स्पीड पे। स्पीड से जो हम चलते हैं, अब बात तो समझिएगा, स्पीड यानी चाल। एकांक समय में वस्तु द्वारा, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इस बात को अपने दिलो और दिमाग में बैठाना भैया। चाल बराबर होता है, इसका एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है, ये है चाल का सूत्र है। आप देखिए भैया, आप वेग वाले में इसी के सूत्र से ही आप परिभाषा बता सकते हैं। जैसे आप कह देंगे विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अगर यहाँ अगर यहाँ भाग है, क्या भैया? अगर यहाँ भाग है तो आप क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अनुपात कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ गुणा रहेगा, क्या रहेगा? गुणा रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? अगर यहाँ गुणा रहता है तो आप क्या कहेंगे? इसका गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? गुणनफल कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा इसकी परिभाषा में कि वेग जो होता है वो विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। उसी प्रकार आप चाल का भी बता सकते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। फिर दूरी का जो मात्रक, चाल का जो मात्रक होता है, सॉरी करके बोल रहे हैं भैया, चाल का जो मात्रक होता है अगर हम बात करें तो इसकी मात्रक जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है भैया? मीटर प्रति सेकंड होती है। चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। आशा होगा कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर उसमें एक चीज़ बचा था भैया कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर बता देते हैं। आशा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा अगर आ रहा होगा तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। आपको इसके बदले में आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने को कहा जा रहा है। बाकी अपने मित्रों में भी कहते रहिएगा जो आपके आस पड़ोस के लोग पढ़ने वाले होंगे। ठीक, बाकी हम चलते हैं भैया, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर बता देते हैं। सदिश में और अदिश की बात करें, अगर हम सदिश और अदिश की अगर हम बात करें अंतर में, तो आप लोग जो अंतर लिखते हैं आप लोग इसी तरह से अंतर लिखिएगा। पहला लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा, परिभाषा लिख दीजिएगा सदिश राशि की। यानी सदिश राशि में, सदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अब इसकी भी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अदिश राशि में परिभाषा लिख दीजिएगा भैया, लिखिएगा,
अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा को नहीं, दिशा का नहीं होता। फिर अगर हम बात करें यहाँ सदिश राशि में, सदिश राशि में अगर हम बात करते हैं तो दूसरी पॉइंट लिखिएगा आप सदिश राशि में कि इसको व्यक्त करने के लिए एरो की आवश्यकता होती है, एरो चिन्ह की आवश्यकता होती है, और इसको व्यक्त करने के लिए एरो चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक भैया। और अगर हम बात करें तीसरे वाले की, किसकी बात करें, तीसरे वाले की, तो तीसरे में आप इन लोगों का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा भैया, इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सदिश राशि का क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण होता है। ठीक। और मतलब इसमें बहुत है, जैसे विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, आदि होते हैं भैया। फिर इसके बाद इसकी बात करें हम अदिश राशि की, अगर हम बात करते हैं जैसे विद्युत धारा हो गया, विद्युत हो गया, ठीक है, विद्युत हो गया। अगर हम बात करें विभव की बात करें, विभव भी होता है। फिर बात करें हम इसमें दूरी ऊर्जा की बात अगर हम करें, दूरी ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये भी होता है। ठीक। यानी इन सब में से 3 ए भी हो जाएंगे, 3 ए भी हो जाएंगे। तो भैया इस सबको याद रखना, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक। बाकी आप लोगों को अगली भाग में यानी कि भाग 3 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि गति के समीकरण, जो भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो गति के समीकरण पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, एकदम अपने माइंड को फ्रेश करके एकदम बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि खाली दिमाग में डाउनलोडिंग अच्छी तरह से होती है। बाकी यही चीज़ कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, बाय।